आइए आज हम लोग अब स्टडी करेंगे भरण ऊतक तंत्र। इसको अगर इंग्लिश में देखा जाए तो बोलेंगे द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए कह रहा है कि बाह्य त्वचा तथा संवहन मंडल के अतिरिक्त सभी ऊतक भरण ऊतक बनाते हैं। तो ध्यान दीजिए, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंतर्गत अगर हमारा एक्सटर्नल डर्मिस को हटा दिया जाए और वैस्कुलर बंडल को हटा दिया जाए तो जो कुछ भी बचता है वो सारा भरण ऊतक या ग्राउंड टिश्यू कहलाता है। इसमें सरल ऊतक जैसे पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा तथा स्क्लेरेन्काइमा होते हैं। तो ध्यान दीजिए कि जो हमारा भरण ऊतक तंत्र है या ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है उसके अंदर एक्सटर्नल डर्मिस और वैस्कुलर बंडल के अलावा जो भी होता है वो सब ग्राउंड टिश्यू सिस्टम या भरण ऊतक कहलाता है। इसके अंतर्गत पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा तथा स्क्लेरेन्काइमा आते हैं। प्राथमिक तने में पैरेन्काइमी कोशिकाएं प्रायः वल्कुट यानी कॉर्टेक्स, परिरंभ, पित्त तथा मज्जा किरण में होती हैं। तो ध्यान दीजिए, प्राइमरी स्टेम पैरेन्काइमा सेल जो होती हैं उनमें वल्कुट, कॉर्टेक्स, परिरंभ, पित्त तथा मज्जा किरण में होती हैं। तो इसको थोड़ा सा इंग्लिश में देख लेते हैं क्योंकि हिंदी वर्ड थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि पैरेन्काइमेटस सेल आर यूजुअली प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल, पिथ एंड मेडुलरी रेज इन द प्राइमरी स्टेम एंड रूट्स। तो प्राइमरी स्टेम एंड रूट्स मतलब प्राथमिक जड़ और तना जो है उसमें जो ये पैरेन्काइमेटस सेल हैं ये प्रेजेंट होती हैं कहाँ? कॉर्टेक्स में, पेरिसाइकिल में, पिथ में और मेडुलरी रेज जिनको मज्जा किरण हिंदी में लिखा हुआ है। तो इसको देखते हैं। परिरंभ का मतलब पेरिसाइकिल, वल्कुट को ही अंग्रेजी में कॉर्टेक्स कहते हैं, ये कामा यहाँ लगना चाहिए था। पिथ और मज्जा किरण यानी पिथ रेज जिनको कह रहे हैं इनमें पाई जाती, ये मतलब ग्राउंड टिश्यू या भरण ऊतक के अंतर्गत आती है। पत्तियों में भरण ऊतक पतली भित्ति वाले तथा क्लोरोप्लास्ट युक्त होते हैं और इसे पर्ण मध्योतक यानी मीजोफिल कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, स्टेम और रूट में हर जगह ग्राउंड टिश्यू पाया जाता है और हर जगह पाए जाने वाले ग्राउंड टिश्यू की स्थिति और स्ट्रक्चर अलग अलग है। जैसे पत्ती में क्लोरोफिल युक्त होता है और ये पतली भित्ति यानी फाइन लेयर के रूप में पाया जाता है और इसे पर्ण मध्योतक या मीजोफिल कहते हैं। तो पत्ती में चूंकि क्लोरोफिल होता है तो उसी से मिलता जुलता नाम है मीजोफिल। तो इस तरीके से आप लोग याद रखेंगे तो समझने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ग्राउंड टिश्यू के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब आ जाता है संवहनी ऊतक तंत्र यानी वैस्कुलर सिस्टम। इसको इंग्लिश में देख लेते हैं, इसको बोलेंगे वैस्कुलर सिस्टम, द वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो इसके बारे में थोड़ा स्टडी करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए कह रहा है कि संवहनी तंत्र में यानी वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम में जटिल ऊतक, जाइलम तथा फ्लोएम होते हैं। तो इसको थोड़ा सा इंग्लिश में देखते हैं कि द वैस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू। इसमें कॉम्प्लेक्स टिश्यू यानी जटिल ऊतक पाए जाते हैं जो फ्लोएम तथा जाइलम कहलाते हैं, जिनका नाम क्या है? फ्लोएम तथा जाइलम दोनों मिलकर संवहन मंडल बनाते हैं। चित्र 6.2 अभी हम इसको देखेंगे। तो ध्यान दीजिए कि वैस्कुलर बंडल
टिश्यू सिस्टम के अंतर्गत जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू आते हैं उनमें मेन टिश्यू कौन कौन से हैं? फ्लोएम और जाइलम दोनों वैस्कुलर बंडल का निर्माण करते हैं। द्विबीजपत्री में जाइलम तथा फ्लोएम के बीच कैम्बियम होता है। ऐसे संवहनी बंडलों जिनमें कैम्बियम होता है और वे लगातार द्वितीयक जाइलम तथा फ्लोएम बनाते हैं उन्हें खुला वैस्कुलर बंडल कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो जो डाइकाटिलेडनस प्लांट हैं, द्विबीजपत्री पौधे हैं, उनमें क्या होता है कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक और टिश्यू आ जाता है जिसका नाम है कैम्बियम। इसी कैम्बियम के कारण पौधों की सर्कुलर ग्रोथ होती है, यानी परिधि में वृद्धि होती है, चौड़ाई में वृद्धि होती है। और इसी कारण से क्या होता है कि कह रहा है कि ऐसे संवहनी बंडलों यानी वैस्कुलर बंडल जिनमें कैम्बियम होता है और वे लगातार सेकेंडरी जाइलम तथा फ्लोएम बनाते हैं उन्हें खुला वैस्कुलर बंडल यानी ओपन वैस्कुलर सिस्टम कहते हैं। ओपन वैस्कुलर बंडल कहते हैं। तो एक चीज और निकल करके सामने हमारे आ गई है कि जो भी वैस्कुलर बंडल यानी जाइलम और फ्लोएम के बीच में अगर कैम्बियम होगा तो उसे हम ओपन वैस्कुलर सिस्टम कहते हैं। और ओपन वैस्कुलर सिस्टम हमारा द्विबीजपत्री यानी डाइकाटिलेडनस प्लांट में पाया जाता है। एक बीजपत्री पौधों में कैम्बियम नहीं होता, चूंकि वे द्वितीयक ऊतक नहीं बनाते, इसलिए उन्हें बंद वैस्कुलर बंडल कहते हैं। तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जितने मोनोकाटिलेडनस प्लांट हैं उनमें क्या होता है कि जो टिश्यू होते हैं वो सेकेंडरी टिश्यू नहीं बनाते हैं। इस कारण से क्योंकि कैम्बियम नहीं होता तो इनको बंद वैस्कुलर बंडल यानी क्लोज्ड वैस्कुलर सिस्टम या क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल बोलते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज निकल करके आई कि कैम्बियम होने से वैस्कुलर बंडल ओपन होगा और कैम्बियम नहीं होने से वैस्कुलर बंडल क्लोज होगा। तो इसको इस तरह याद रखिए कि जैसे दरवाजा अगर बंद हो जाता है बार बार हवा के झोंके से, उसमें एक ईंट लगा दीजिए तो बार बार बंद होके नहीं खुलता, खुल करके बंद नहीं होता, क्योंकि वो ईंट दरवाजे को खोले रहती है। तो ये कैम्बियम उसी ईंट की तरह काम करता है जो दरवाजे को खोले रहता है। तो इस तरह याद रखिए कि कैम्बियम जहाँ होगा तो दरवाजा खुला होगा, यानी वैस्कुलर बंडल खुले होंगे या ओपन वैस्कुलर बंडल होगा। और अगर कैम्बियम नहीं होगा तो बंद वैस्कुलर बंडल यानी क्लोज वैस्कुलर सिस्टम होगा। अब यहीं से आपसे नीट में क्वेश्चन पूछ लेगा कि कैम्बियम किस में पाया जाता है। तो कैम्बियम द्विबीजपत्री यानी डाइकाटिलेडनस प्लांट में पाया जाता है। और फिर पूछ लेगा कि ओपन वैस्कुलर सिस्टम में क्या होता है, कैम्बियम होता है, कैम्बियम नहीं होता, और 4 ऑप्शन बना देगा। तो हमको बताना है कि ओपन वैस्कुलर बंडल में कैम्बियम प्रेजेंट होता है और क्लोज वाले में प्रेजेंट नहीं होता। क्लोज कब कहेंगे, क्लोज किस में पाया जाता है, तो मोनोकाटिलेडनस प्लांट में पाया जाता है। तो इस प्रकार से आपका नीट में क्वेश्चन बनाता जाएगा। तो अगर आप अच्छे से पढ़े एनसीईआरटी तो किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो जितना ये मोटा मोटा लिखा हुआ है इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। अब आगे देखिए कह रहा है कि जब जाइलम तथा फ्लोएम एकांक तरीके से भिन्न त्रिज्या पर होते हैं तब ऐसे बंडल को अरीय कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, जाइलम और फ्लोएम इस तरीके से अगर एक वृत्ताकार पथ में यानी त्रिज्यीय उपस्थिति होती है जाइलम और फ्लोएम की, और अलग अलग वृत्ताकार पथ में होते हैं, तो इसमें क्या होता है कि इसको अरी यानी रेडियल नाम बोलते हैं। तो इसको ध्यान देना है कि जब जाइलम और फ्लोएम एकांतर तरीके से, मतलब एक के अंतर से, मतलब पहले जाइलम फिर फ्लोएम फिर जाइलम फिर फ्लोएम, एक के अंतर से होते हैं और कह रहा है भिन्न त्रिज्या पर होते हैं।
जैसे ये देखिए अंदर है तो ये बाहर है, एक त्रिज्या भिन्न भिन्न होती है। तो इस प्रकार के अरेंजमेंट को हम रेडियल बंडल कहते हैं या अरीय बंडल बोलते हैं। जैसे मूल में यानी जड़ में, जैसे मूल में यानी जड़ में स्थिति पाई जाती है। तो इस प्रकार से हम लोग वैस्कुलर बंडल के बारे में अच्छे से पढ़ रहे हैं। अब आगे देखिए कह रहा है, तो ये चीज फिर आपसे नीट में पूछेगा कि रेडियल वैस्कुलर बंडल किसमें पाए जाते हैं, तो जड़ में। अरीय 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 को अंग्रेजी में रेडियल कहते हैं। तो रेडियल में आर से शुरुआत होती है और रूट में भी आर से शुरुआत होती है। तो याद रखना है कि रेडियल वैस्कुलर बंडल हमारे किसमें पाए जाते हैं, मूल में यानी रूट में। और रेडियल का मतलब क्या होता है कि रेडियल का मतलब रेडियस, रेडियस का मतलब त्रिज्या। तो त्रिज्यीय अगर हमारे जाइलम और फ्लोएम अलग अलग त्रिज्या में उपस्थित होते हैं और एकांतर तरीके से, मतलब एक एक के अंतर से, पहले जाइलम फिर फ्लोएम फिर जाइलम फिर फ्लोएम, एक एक के अंतर से उपस्थित होते हैं, तो इस कंडीशन को रेडियल बोलते हैं। और पाया कहाँ जाता है, तो रूट में पाया जाता है। तो ये चीज हमको याद रखना। आगे देखिए कह रहा है कि संयुक्त बंडल में जाइलम तथा फ्लोएम एक ही त्रिज्या पर उपस्थित होते हैं, जैसे तने तथा पत्तियों में। तो ध्यान दीजिए, रेडियल कंडीशन रूट में पाई जाती है और कंबाइंड कंडीशन सूट में पाई जाती है। सूट का मतलब तने में, जिसको कंजॉइंट कहते हैं। तो कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल किसमें पाया जाता है, सूट में। और रेडियल वैस्कुलर बंडल किसमें पाया जाता है, रूट में। तो संयुक्त संवहन बंडल यानी कंजॉइंट टाइप के जो वैस्कुलर बंडल होते हैं उसमें रूट, जाइलम और फ्लोएम एक ही त्रिज्या पर उपस्थित होते हैं और इसको कंजॉइंट बंडल बोलते हैं। और ये पाया कहाँ जाता है, सूट और पत्तियों में, तना और पत्तियों में पाया जाता है कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल। और रेडियल वैस्कुलर बंडल हमारा रूट में पाया जाता है। ये सब चीजों को अंडरलाइन करके याद कर लीजिए। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, कह रहा है संयुक्त संवहन बंडल यानी कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल में प्रायः फ्लोएम जाइलम से बाहर की ओर स्थित होता है। तो ध्यान दीजिए कि कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल जो है हमारा, उसमें फ्लोएम बाहर रहेगा और जाइलम अंदर रहता है। तो कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल में फ्लोएम बाहर रहेगा, जाइलम अंदर रहेगा। फ्लोएम जाइलम के बाहर होता है, यानी फ्लोएम बाहर रहेगा और जाइलम अंदर रहेगा। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसी तरह की चीजें आपसे पूछेगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ध्यान रखिए कि कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल सूट और लीफ में पाया जाता है, रेडियल वैस्कुलर बंडल रूट में पाया जाता है। रेडियल वैस्कुलर बंडल हमारा, इसमें फ्लोएम और जाइलम एक एक के अंतर से पाए जाते हैं एकांतर क्रम में, और फ्लोएम और जाइलम की रेडियस अलग अलग होती है, अलग त्रिज्या में उपस्थित होते हैं। जबकि कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल में फ्लोएम और जाइलम एक ही त्रिज्या में उपस्थित होते हैं। और एक चीज ध्यान रखना है कि फ्लोएम बाहर और जाइलम भीतर होता है। तो ये दो फिगर हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए रेडियल वैस्कुलर बंडल का एग्जाम्पल है, यहाँ पर लिखा होगा अरीय यानी रेडियल वैस्कुलर बंडल। तो रेडियल वैस्कुलर बंडल में देखिए फ्लोएम अलग कतार में है, जाइलम अलग कतार में है, और जाइलम और फ्लोएम अलग त्रिज्या में है। और देखिए जैसे ये जाइलम है तो फ्लोएम है, फिर जाइलम है, फिर फ्लोएम है, फिर जाइलम है, फिर फ्लोएम है, इस तरह अलग अलग क्रम में उपस्थित है। और यहाँ पर देखिए क्या है, ये कंजॉइंट का एग्जाम्पल है, संयुक्त संवहन बंडल का एग्जाम्पल है। संयुक्त का मतलब आपस में जुड़े हुए, कंजॉइंट, ज्वाइंट का मतलब आपस में साथ साथ जुड़े हुए। तो इसमें देखिए जाइलम अंदर की ओर है, फ्लोएम बाहर की ओर है, तो ये कंजॉइंट का एग्जाम्पल है। अब देखिए आगे क्या है, यहाँ पर देखिए
फ्लोएम है और ये जाइलम है और बीच में एक कैम्बियम है। देखिए ये इस तरह से दिखाया गया है कैम्बियम को कि फ्लोएम और जाइलम के बीच में कैम्बियम है। तो ध्यान देना है कि जाइलम अंदर रहेगा, फ्लोएम बाहर रहेगा। जाली जैसा है जाइलम, अंदर है, फ्लोएम बाहर है, बीच में कैम्बियम है। कैम्बियम रहेगा तो ये देखिए गुटका ईंट का लगा हुआ है तो दरवाज़ा खुला रहेगा, बंद हो, बार बार दरवाज़ा बंद होता है तो हम लोग गुटका लगा देते हैं। तो ये गुटका लगा हुआ है कैम्बियम, इसलिए दरवाज़ा खुला रहेगा। तो जहाँ भी जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम होगा उस वैस्कुलर बंडल को हम ओपन वैस्कुलर बंडल कहेंगे। तो ये चीज़ हमको ध्यान रखना। अब आगे आ जाता है हमारा द्विबीजपत्री तथा एक बीजपत्री पादपों का शरीर, यानी एनाटॉमी ऑफ डाइकार्टिलेजनस एंड मोनोकार्टिलेजनस प्लांट। तो यहाँ पर देखिए जो इंग्लिश वाली बुक है इसमें ये बाहर फ्लोएम है, ये जाइलम है और इस तरह ईंट का ईंट लगा करके कैम्बियम को दिखाया गया है। और हिंदी वाली बुक में हमारी थोड़ा सा अलग तरीके से, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, कैम्बियम यहाँ पर ऐसे दिखाना चाहिए था दोनों के बीच में, ये कैम्बियम दिखाना चाहिए था, इस तरह दिखाया है, ये थोड़ा सा गलत तरीका है। इसमें ऐसे ये पट्टीदार दिखाना चाहिए था। तो जब ऐसी स्थिति आएगी तो जो इंग्लिश वाली बुक मानेगी, जो इंग्लिश वाली बुक में लिखा होगा और चित्र बना होगा उसी को हम मानेंगे, क्योंकि आपका जो पेपर है वो इंग्लिश वाली बुक से बनेगा। अब अगली हेडिंग हमारी आ जाती है एनाटॉमी ऑफ डाइकार्टिलेजनस एंड मोनोकार्टिलेजनस प्लांट्स। तो डाइकार्टिलेजनस और मोनोकार्टिलेजनस यानी द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री जो पौधे हैं उनके शरीर की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे, जिसको शरीर या एनाटॉमी बोलते हैं। तो अब देखिए कह रहा मूल, तने तथा पत्तियों में ऊतक की संरचना का भली भांति अध्ययन करने के लिए पौधे के इन भागों की परिपक्व अनुप्रस्थ काट का अध्ययन करना चाहिए। तो परिपक्व का मतलब पूरी तरह मैच्योर हो जाए जब प्लांट, तब उसकी ट्रांसवर्स सेक्शन यानी अनुप्रस्थ काट का हम स्टडी करेंगे। तो कौन कौन से भागों का स्टडी करेंगे वो नीचे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए द्विबीजपत्री मूल यानी रूट ऑफ डाइकार्टिलेजनस प्लांट। तो द्विबीजपत्री जड़ यानी मूल यानी रूट की स्टडी हम लोग करने जा रहे हैं। तो देखिए कह रहा है कि चित्र 6.3a को देखो। तो चित्र 6.3a निकाल लेते हैं और उसको देखने का प्रयास करते हैं। तो ये देखिए फिगर है ए वाला, इसको हम लोग समझेंगे। तो कह रहा है कि इसमें सूरजमुखी मूल की अनुप्रस्थ काट को दिखाया गया है। तो सनफ्लावर का प्लांट है, आपने सूरजमुखी देखा होगा, उसका जो फूल होता है वो सूरज की तरह बना होता है और सूरज की तरह बना ही नहीं होता। जब सूरज निकलता है तो सूरज की स्थिति परिवर्तन के साथ वो फूल भी उसी दिशा में घूमता जाता है। इसीलिए इसको सूरजमुखी कहते हैं कि फूल का मुख सूरज की तरफ होता है। इसलिए तो सूरजमुखी की मूल यानी रूट का ट्रांसवर्स सेक्शन का फिगर दिखाया गया है, जो हम अभी देखेंगे। तो कह रहा है भीतरी ऊतकों के विन्यास को निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो जो इंटरनल टिश्यू हैं उनके ओरिएंटेशन को हम लोग किस तरह प्रस्तुत किए हैं फिगर में, उसको देखेंगे। कह रहा है सबसे बाहरी भित्ति मूलीय त्वचा है, इसमें नलिकाकार सजीव घटक होते हैं। इसमें से कुछ कोशिकाएं बाहर की ओर निकली रहती हैं जो एक कोशिकीय मूल रोम बनाती हैं। तो देखिए सबसे बाहरी भित्ति मूलीय त्वचा, मूलीय त्वचा मतलब रूट स्किन या रूट डर्मिस। इसमें नलिकाकार यानी ट्यूब लाइक सजीव घटक होते हैं, लिविंग कंपोनेंट होते हैं। इनमें से कुछ कोशिकाएं बाहर की ओर निकली रहती हैं जो एक कोशिकीय मूल रोम बनाती हैं। मोनोसेल्यूलर या यूनिसेल्यूलर
हमने ऊपर भी पढ़ा था कि जो रूट वाले रोम होते हैं हेयर वो यूनिसेल्यूलर होते हैं और जो स्टेम वाले होते हैं वो मल्टी सेल्यूलर होते हैं। हमने आपको याद भी कराया था। मल्टी सेल्यूलर मतलब बहुकोशिकीय। तो यहाँ पर देखिए एक कोशिकीय मूल रोम पाए जाते हैं। पढ़ते जाएंगे और फिगर भी देखते जाएंगे जिससे हमें और अच्छे से बातें स्पष्ट रूप से क्लियर होंगी। ये देखिए बाह्य त्वचा यानी एपिडर्मिस और इसके ऊपर ये रूट हेयर यानी मूल रोम पाए जा रहे हैं। आगे देखते हैं, कह रहा है कि वल्कुट में यानी कार्टेक्स में पतली भित्ति वाली पैरेन्काइमा कोशिकाओं की कई परतें होती हैं। इनमें बीच में अंतराकोशिकीय स्थान होता है। तो ध्यान दीजिए ये हमारा कार्टेक्स है, ये कार्टेक्स है। तो कार्टेक्स में ये बीच बीच में कोशिकाओं के देखिए खाली जगह है। इसी खाली जगह को अंतराकोशिकीय स्थान या अंग्रेजी में इसको हम इंटरसेल्यूलर स्पेस कहेंगे, इंटरसेल्यूलर स्पेस कहेंगे। तो अंतराकोशिकीय स्थान पाया जाता है बीच बीच में कोशिकाओं में कार्टेक्स की। तो ये हमने देखा। तो वही कह रहा है कि वल्कुट यानी कार्टेक्स में पतली भित्ति वाली पैरेन्काइमिक कोशिकाओं की कई परतें होती हैं। तो कार्टेक्स की जो सेल होती है उसकी लेयर बहुत पतली होती है और पैरेन्काइमा सेल की बनी होती है। इनके बीच में अंतराकोशिकीय स्थान होता है यानी इंटरसेल्यूलर स्पेस होता है। वल्कुट की सबसे भीतरी परत अंतस्त्वचा होती है। तो कार्टेक्स की जो अंदर वाली परत है उसको अंतस्त्वचा बोलते हैं या इंटरनल मेम्ब्रेन कह सकते हैं, इंडोडर्मिस जिसको बोलते हैं, इंडोडर्मिस। तो ये देखिए अंदर वाली इंडोडर्मिस और बाहर वाली एपिडर्मिस है। बीच में कार्टेक्स है। कार्टेक्स की सेल की लेयर बहुत फाइन होती है और पैरेन्काइमा टिश्यू की बनी होती है। अब आगे देखें क्या है, इसमें नालाकार की कोशिकाओं की एकल सतह होती है। कहने का मतलब कि इसमें नलिकाकार कोशिकाएं पाई जाती हैं। किसमें? इंडोडर्मिस में, अंतस्त्वचा या इंडोडर्मिस में। अंतस्त्वचा यानी इंडोडर्मिस की कोशिकाओं की स्पर्श रेखीय तथा अरीय भित्तियों पर कैस्पेरी पट्टियों के रूप में जल अपारगम्य मोटी पदार्थ सुबेरिन होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान दीजिए कि जो इंडोडर्मिस होता है उसकी कोशिकाओं में स्पर्श रेखीय तथा अरीय भित्तियों पर यानी जो स्पर्श रेखा, जैसे यहाँ पर स्पर्श रेखा खींची जाए उसमें, और अरीय मतलब रेडियल त्रिज्यीय रूप में कैस्पेरियन पट्टी पाई जाती है। कैस्पेरियन स्ट्रिप इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। इससे जल पार होके नहीं जाता है यानी इम्परमिएबल होती है वाटर के लिए। और वाटर के लिए इम्परमिएबल क्यों होती है? क्योंकि इसमें मोमी पदार्थ सुबेरिन होता है। मोम की तरह का एक मटेरियल इसमें लगा रहता है जिसको सुबेरिन बोलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडोडर्मिस हमारी इम्परमिएबल होती है। क्यों? क्योंकि उसमें कैस्पेरियन पट्टी पाई जाती है और उसमें मोम रूपी सुबेरियन मटेरियल लगा रहता है जो इनको पानी के लिए अपारगम्य या इम्परमिएबल बना देता है। तो ये बात निकल करके हमारे सामने आ गई। तो ये चीज निकल करके आ गई है कि इंडोडर्मिस है। इंडोडर्मिस में स्ट्रिप पाई जाती है, कैस्पेरियन स्ट्रिप बोलते हैं, और ये पानी के लिए इम्परमिएबल होती हैं, वाटर इम्परमिएबल। क्यों? क्योंकि इसमें वैक्सी मटेरियल लगा रहता है जिसका नाम क्या है? सुबेरिन है। अब आगे देखते हैं, कह रहा है कि अंतस्त्वचा में भीतर की ओर मोटी भित्ति पैरेन्काइमा कोशिकाएं होती हैं जिन्हें परिरंभ कहते हैं। तो
तो अंदर की ओर यहाँ पर देखिए अंदर साइड में मोटी पैरेन्काइमा की सेल पाई जाती है, मोटी भित्ति वाली। देखिए कार्टेक्स में जो पैरेन्काइमल सेल पाई जाती थी वो पतली भित्ति की थी, लेयर फाइन थी। यहाँ पर थिक लेयर पाई जा रही, थिक लेयर मोटी भित्ति वाले पैरेन्काइमस सेल पाई जाती हैं, जिनको परिरंभ या पेरीसाइकिल बोलते हैं इस लेयर को। तो इन कोशिकाओं में द्वितीयक वृद्धि के दौरान संवहन कैम्बियम तथा पार्श्वीय मूल प्रेरित होती हैं। ध्यान दीजिए कि जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है, तो इन्हीं पेरीसाइकिल या परिरंभ कोशिकाओं में कह रहा है कि इन कोशिकाओं में द्वितीयक वृद्धि के दौरान यानी सेकेंडरी ग्रोथ, हमने बताया था सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब परिधि में बढ़ेगा पौधा, मतलब पौधे की मोटाई बढ़ रही है, तो उस मोटाई को बढ़ाने का काम कौन करता है? कैम्बियम। तो वही कह रहा है कि अंतर त्वचा के भीतर की ओर एक मोटी भित्ति पैरेन्काइमा कोशिकाएं होती हैं, जिसे परिरंभ या पेरीसाइकिल कहते हैं। इन कोशिकाओं में द्वितीयक वृद्धि के दौरान यानी सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान संवहन कैम्बियम यानी वेस्कुलर कैम्बियम तथा पार्श्वीय मूल यानी लेटरल रूट प्रेरित होती है, लेटरल रूट प्रेरित होती है। अब रूट निकल रही तो जाहिर सी बात है कि जड़ की बात हो रही, क्योंकि हम जड़ का ही चित्र पढ़ रहे हैं। पिथ छोटी अथवा अस्पष्ट होती है। जो पिथ होता है, यहाँ पर जो देखिए पिथ दिखाया गया है अंदर, ये पिथ, ये चित्र नहीं सही से क्लियर है। पिथ जो है छोटी अथवा अस्पष्ट होती है, यानी पिथ बहुत कम पाया जाता है। तो रूट में जो फिगर पढ़ रहे हैं उसमें पिथ बहुत कम है। पैरेन्काइमी कोशिकाएं जो जाइलम तथा फ्लोएम बंडल के बीच में है, उन्हें कंजक्टिव ऊतक बोलते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? कंजक्टिव ऊतक बोलते हैं, यानी कंजक्टिव टिश्यू बोलते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ, तो कह रहा है द पैरेन्काइमेटस सेल which lies between the xylem and the phloem are called conjunctive tissue। तो कंज्वाइंट जैसे था वही तरह का नाम कंजक्टिव है। तो जाइलम और फ्लोएम को जब जुड़े होते तो उन्हें कंज्वाइंट बोला जाता था, और उनके बीच में जो टिश्यू पाए जाएंगे उनको कंजक्टिव टिश्यू बोले। तो ये चीज निकल करके सामने आई है। अब देखिए कह रहा है कि 2 से 4 तथा जाइलम तथा फ्लोएम के खंड होते हैं। तो 2 से 4 तक जाइलम तथा फ्लोएम के खंड होते हैं। इसके बाद जाइलम तथा फ्लोएम के बीच एक कैम्बियम छल्ला बनता है। अंतर त्वचा यानी एंडोडर्मिस के भीतर की ओर सारे ऊतक जैसे परिरंभ यानी पेरीसाइकिल, संवहन ऊतक यानी वेस्कुलर बंडल, पिथ मिलकर स्टील बनाते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एंडोडर्मिस के अंदर की जितनी भी चीजें होती हैं उनको मिला करके हम लोग क्या बोलते हैं? स्टील बोलते हैं, या हिंदी में रंभ बोलते हैं। इसके अंतर्गत एंडोडर्मिस के अंदर जो भी पाया जाएगा, इसमें पेरीसाइकिल आ जाएगी, वेस्कुलर बंडल आ जाएंगे और पिथ आ जाएगा। तो इन सब को मिला करके हम स्टील बोलते हैं। तो एंडोडर्मिस के अंदर जितना भाग है वो स्टील कहलाता है। एंडोडर्मिस के बाहर जितना भाग है एपिडर्मिस के अलावा वो सब कार्टेक्स या वल्कुट कहलाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और यहाँ पर देखिए कह रहा है कि 2 से 4 तक जाइलम तथा फ्लोएम के खंड होते हैं। इसके बाद जाइलम तथा फ्लोएम के बीच एक कैम्बियम छल्ला बनता है। तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम का एक छल्ला बनता है, जैसा ऊपर हमने फिगर में देखा था। हिंदी वाले में गलत था, तो हमने आपको बताया था कि इंग्लिश वाली बुक को हमें फॉलो करना है। तो एक बार इस फिगर को इंग्लिश वाली बुक में और अच्छे से देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे बाहर रूट हेयर है, और रूट हेयर हमारा यूनिसेलुलर यानी एक कोश की होता है। फिर ये एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के नीचे कॉर्टेक्स होता है, और कॉर्टेक्स के जो कोशिकाएं होती हैं वो पैरेन्काइमा टिश्यू की बनी होती हैं। पतली भित्ति होती है, इनके बीच में खाली स्थान होता है, इंटरसेल्युलर स्पेस।
इसके बाद हमारी इंडोडर्मिस होती है। इंडोडर्मिस में क्या होता है, पतली पट्टी के रूप में कैस्पेरियन स्ट्रिप पाई जाती है। कैस्पेरियन स्ट्रिप में क्या होता है, एक मटेरियल त्रिज्यीय और त्रिज्यीय मतलब रेडियल और ट्रांसवर्स तरीके से मटेरियल उपस्थित होता है जो वैक्सी होता है यानी मोम की तरह होता है, और टेंजेंशियल एंड रेडियल, टेंजेंशियल और रेडियल उपस्थित होता है कैस्पेरियन स्ट्रिप। इसमें एक वैक्सी पदार्थ होता है जिसका नाम क्या होता है, सुबेरिन पाया जाता है, जिसके कारण ये इंडोडर्मिस हमारी अपारगम्य हो जाती है पानी के लिए, यानी वाटर इम्परमिएबल होती है। उसके अंदर थिक सेल वाली पैरेन्काइमस टिश्यू पाई जाती है जो पेरीसाइकिल बनाती हैं और पेरीसाइकिल के अंदर हमारा जाइलम और फ्लोएम 4 के उसमें पाया जाता है, 2 या 4 के। इसमें देखिए कह रहा है कि द पिथ इज स्मॉल आर इनकॉन्स्पियस, कह रहा है द पैरेन्काइमल सेल व्हिच लाइज बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम आर कॉल्ड कंजक्टिव टिश्यू। देयर आर यूजुअली 2 or 4 जाइलम, दीज आर यूजुअली 2 or 4 जाइलम एंड फ्लोएम पैचेज, 2 या 4। तो यहाँ पर देखिए बाहर वाले को प्रोटोजाइलम और अंदर वाले को मेटाजाइलम। ये देखिए तीर सही से नहीं दिख रही होगी, तो मिडिल को याद रखिए मेटा और बाहर वाले को प्रोटोजाइलम बोलते हैं। ये पिथ होती है, फ्लोएम होता है। तो प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम के बारे में अभी देखिए कोई कमेंट्स नहीं किया है बुक में, लेकिन फिगर में लिखा गया है, तो इसको ध्यान देना है। अब आगे हमारा आ जाता है द्विबीजपत्री तना। तो द्विबीजपत्री तने की स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।